नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संस्कृति का सवाल जब संकुचित सोच वाले लोगों के हाथों में चला जाता है तो वो एक खतरनाक रुख अख्तियार करने लगती है। तब संस्कृति का रंग रूप बिगड़ने लगता है और वो विरासत को समृद्ध करने के बजाय हिंसा और घृणा के हथियार में तब्दील होने लगती है। आज के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हमें यही चेतावनी दे रहे हैं। इस छोटी सी चिंता के साथ पेश है आज का ताना बाना। आज ताना बाना में आप देखेंगे नेताओं के साहित्य संस्कृति से रिश्ते क्यों बिगड़े। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर राजेंद्र गौतम। सुप्रसिद्ध कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज दूसरी आवाज में संवाद के छद्म की बात करेंगे। अंत में झुम्पा लाहिड़ी की किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पर लेखक पत्रकार प्रियदर्शन की टिप्पणी। एक जमाना था जब हमारे नेताओं का साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों से गहरा रिश्ता होता था और लेखक तथा कलाकार भी राजनीति से नाता रखते थे। लेकिन आज दोनों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध कायम हो गए हैं। आज के नेताओं को साहित्य और संस्कृति जरा भी नहीं सुहाती है और हमारे लेखक कलाकार भी अपनी सीमाओं में सिमट कर रह गए हैं। सवाल उठता है कि ये स्थिति क्यों बनी, इससे क्या नुकसान हो रहा है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने राजनीतिक कार्यकर्ता और समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार और लेखक एवं आलोचक प्रोफेसर राजेंद्र गौतम। ताना बाना में आप दोनों का स्वागत है। प्रोफेसर आनंद, पहला सवाल आपसे है कि एक जमाना होता था जब हमारी नेता बिरादरी लेखकों, संस्कृति कर्मियों से संवाद करती थी, पढ़ती लिखती थी और हमारे जो लेखक वगैरह भी होते थे वो भी नेताओं से, राजनीति से एक साबका रखते थे, एक संबंध रखते थे। आज जो संबंध हम देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि नेता साहित्य और संस्कृति के दुश्मन बन गए, शत्रु बन गए। एक अजीब सी एक परिस्थिति बन गई है जिसमें दोनों के बीच संवादहीनता ही नहीं है बल्कि शत्रुता का भाव पैदा हो गया। इसे किस तरह से देखते हैं आप? आपने जब ये प्रसंग उठाया मुकेश जी, राजेंद्र जी की उपस्थिति में, तो मेरे आंख के आगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा के रिश्तों का 40-45 साल का इतिहास आ गया। गांधी जी टैगोर से न सिर्फ संवाद रखते थे बल्कि उनकी बातों विचारों का सम्मान भी करते थे और उनके विचारों के बारे में सार्वजनिक वक्तव्य देना जिम्मेदारी समझते थे। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू का जो रिश्ता था अपने समय के साहित्यकारों के साथ, वो प्रधानमंत्री थे और बहुत ही करिश्माई नेता थे। देश के हर हिस्से में उनकी पहचान थी, लेकिन साहित्यकारों के प्रति उनके अंदर एक विनम्रता का भाव था जिसकी वजह से वो न सिर्फ उनका सत्संग करते थे बल्कि संसद में भी और सार्वजनिक संस्थानों में भी वो कोशिश करते थे कि साहित्यकारों का दर्जा थोड़ा ऊंचा रहे। असल में साहित्य को अगर हम समाज का दर्पण माने तो दर्पण में चेहरा कौन देखना अपना चाहेगा? जिसका चेहरा सुंदर हो, देखने लायक हो, दर्शनीय हो। अगर हमारे चेहरे पर बदनुमा दाग लगे हुए हैं, हमने खुद अपने चेहरे को बदरंग कर रखा है अपनी हरकतों से, तो हम अपना चेहरा दर्पण से तो बचाना चाहेंगे। और अगर साहित्य को आप समाज का सारांश कहें, यानी शुभ और अशुभ का प्रतिबिंबित करने वाला एक माध्यम, एक मंच, कविता में, नाटक में, कहानी में, उपन्यास में, संस्मरण में, तो कबीरदास से लेकर के और धूमिल तक और आलोक धनवा से लेकर के और राजेंद्र गौतम तक, ये जो लोग हैं ये अपने मन से जो छवि दिखाई पड़ती है समाज की, राजनीति समेत, उसका अंकन करते हैं। व्यापारी अपनी छवि देख के शर्माता है, अफसर घबराता है, न्यायाधीश परेशान होता है, बुद्धिजीवी भी थोड़ा संकोच में पड़ता है। नेता एक ऐसी दबंग जमात बनी है पिछले दिनों में कि अगर वोट में हमको बहुमत मिल गया तो बाकी सारे जमाने को हम उपेक्षा करने का एक तरह से नैतिक अधिकार पा लेते हैं। ये गलत समझ है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में साहित्य एक बड़ा खंभा है
जिस पर समाज टिका हुआ है, और वो खंभा राजनीति से ज्यादा मजबूत है। राजनीति तो पलटती रहती है, लेकिन साहित्य में एक स्थिरता है, एक धीरज है, एक धारावाहिकता है। तो रामायण महाभारत और वेद से लेकर के और कल जो लिखी गई कविता है तब तक के बीच में एक सिलसिला बना हुआ है। राजनीति में तो आप देखें कितना उलट पलट होता है, कभी आगे कभी पीछे। कभी समाज राजनीति का शिकार भी हो जाती है जब तानाशाही आती है, जब आज़ादी पर हमला होता है। 200 बरस हमने राजनीति का वो शक्ल भी देखा जब विदेशी ताकतों ने आकर के राजनीति के बल पर हमें अपना गुलाम बना लिया था। तो मैं तो मुकेश जी इसमें साहित्य की जो स्वच्छता है, साहित्य की जो स्वच्छंदता है, उससे नेताओं में पैदा हो रही घबराहट को जिम्मेदार मानता हूँ। हाँ, अगर नेता अपने पांव पर मजबूती से खड़ा हो, परमार्थ और सेवा के काम में लगा हो, तो उसको साहित्यकारों से घबराने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर और नहीं तो रहीम की ही मान लीजिए, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। लेकिन अगर हमारे पास प्रशंसा का, स्तुति का कुछ है ही नहीं हमारे कर्म के लेखे जोखे में, तो निंदा तो चारों तरफ से मिल ही रही है। अब कवि को या साहित्यकार को सिरहाने बैठा करके एक और आफत हम क्यों मोल लें, हम अपने बारे में कुछ और मजाक बाजार में क्यों घूमने दें। तो मैं तो इसको अशुभ मानता हूँ, लेकिन राजनीति करने वालों के लिए, साहित्यकारों के लिए नहीं। साहित्यकारों का सम्मान समाज करता है। नेता ने कर दिया तो नेता का भला हुआ, नेता ने अगर उपेक्षा भी की तो साहित्यकार अगर कालजयी रचनाओं का अधिकार रखता है, क्षमता रखता है, तो उसको इनकी यानी राज दरबार की राग दरबारी गाने की कोई मजबूरी नहीं। जी राजन गौतम जी, लेकिन ये रिश्ता कैसे टूटा, इसके लिए क्या हमारा लेखक, समाज, संस्कृति कर्मी भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने राजनीति से दूरी बनानी शुरू कर दी? उन्हें लगा कि ये दलगत राजनीति एक दलदल है और इसमें हम धंसे तो हम धंसते चले जाएंगे, और उधर एक ऐसी एक पीढ़ी नेताओं की आ गई जिन्होंने साहित्य के मर्म को समझा नहीं, ना ही वो साहित्यकार के संपर्क में आ पाए। तो ये कैसे, ये रिश्ता कैसे बदला? जी मुकेश जी, ये जो विशृंखलता है ये काफी विचारणीय है, और खासकर पिछले 30-40 वर्षों से तो तेजी से चीजें बदली हैं। जैसे आनंद जी ने तो बहुत विस्तार से आजादी की लड़ाई के संदर्भ को लेते हुए और अन्य जो हमारे पुराने नेता हुए हैं उनका साहित्य से जो रिश्ता है उसको विस्तार से उद्घाटित किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहला परिवर्तन तो राजनीति में ही हुआ। साहित्यकार भी बदला है, जैसा आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साहित्यकार इसमें कहीं घेरे में नहीं आता, सवाल वहां भी खड़े होते हैं। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे राजनीति क्रमशः व्यवसाय में परिवर्तित हुई, और व्यवसाय भी पारिवारिकता और पैतृकता के रूप में पनपा। वे लोग जो आज पारिवारिकता को सबसे ज्यादा कोसते हैं, वे स्वयं पारिवारिकता के शिकार हैं। और जब राजनीति जो है वो व्यवसाय बन जाएगी तो उसको मूल्यों से तो कटना पड़ेगा। तो एक घबराहट कहीं साहित्यकार के मन में हुई कि वो इस सारे सब के साथ नहीं चल सकता। लेकिन ये भी एक सही कदम नहीं था। हमें इन्वॉल्व होकर चलना होगा, और लोग चले भी हैं। जैसे आप जो पुरस्कार वापसी के दौर को यदि देखें तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि साहित्यकार को आज की का नेता जो वो शत्रु समझने लगा है। सबसे बड़ा संकट यही है कि ये इसलिए शत्रु समझने लगा है क्योंकि दर्पण दिखाने की बात आनंद जी कह रहे थे कि साहित्य कहीं ना कहीं दर्पण दिखाता है नेतृत्व को। तो ये कर्म हुआ, कुछ साहित्यकारों ने विरोध प्रतिरोध के स्वर अंकित किए। लेकिन जैसा हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कुछ मीडिया जो है वो बिल्कुल बिस्ता चला गया और एक तरह से वो दायां हाथ बन गया सत्ता का। दूसरी ओर जो लेखक है या तो वो तटस्थ हो गया इस स्थिति में, निरपेक्ष हो गया, और ये तटस्थता और निरपेक्षता है ये बहुत घातक हुई है समाज के लिए। इसलिए कोई बड़ा आंदोलन साहित्य का पिछले 5-7 वर्षों में, क्योंकि ये तो बहुत ही विकट समय है, और इस विकट समय में ऐसा कोई संगठित आंदोलन साहित्यकारों की ओर से हमें उतना बलवान होकर, शक्तिशाली होकर उभरता हुआ दिखाई नहीं देता।
पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रतिरोध की छपती हैं, लेख छपते हैं, विचार गोष्ठी, और विचार गोष्ठियों का तो हाल एक और रूप में मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा कि जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको इस तरह से भोथरा कर दिया गया वैचारिकता की दृष्टि से कि जिस तरह की सेमिनार, जिस तरह की संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, उनके विषय इस तरह से रख दिए गए कि वो हमें जड़ता की ओर ले जाने वाले ज्यादा लगते हैं, प्रतिगामी ज्यादा लगते हैं, और किसी भी प्रकार की प्रगतिशील चेतना से वो कटे हुए नजर आते हैं। इसलिए हमें और अधिक सजग होकर लेखक को, साहित्यकार को अपना संगठन भी तैयार करने होंगे, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे तो असल में फैज, आप एक बात और देखिए, यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि फैज, रविंद्र और परसाई, ये तीन साहित्यकार पिछले दिनों बहुत ज्यादा कोट किए जाते रहे। उसका कारण क्या है? क्योंकि फैज जब कहते हैं कि कब नजर में आएगी बेदाग सब्जी की बाहर, खून के धब्बे धुलेंगे कितने बरसातों के बाद, तो ये जो खून के धब्बे राजनीति लगा रही है समाज पर, उसके धुलने में कितना वक्त लगेगा, ये एक बड़ी एक संकट का समय है। राष्ट्रीयता वाला सवाल जैसे पिछले दिनों बड़ा तेजी से उभरा, उस राष्ट्रीयता वाले सवाल में रविन्द्रनाथ टैगोर बार बार हमारे लिए प्रासंगिक हुए हैं। तो इस नेता वर्ग ने केवल वर्तमान लेखक का विरोध नहीं किया है, वो पीछे जाकर ऐसे लोगों का भी विरोध कर रहा है जो उनके लिए सहूलियत भरे नहीं है, उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। ये स्थिति में दिखाई देती है और इसको बदलना तो होगा, यद्यपि थोड़ा सा एक अंधेरा सा कुछ दिखाई दे रहा है, धुंधल का दिखाई दे रहा है। जी आनंद जी, ठीक है कि ये पिछले 8-10 वर्ष इस लिहाज से बहुत ही खराब रहे हैं, बहुत ही कहना चाहिए कि दुखदाई रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये इनका कहना है कि ये सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो गया था, बहुत पहले ही एक खास राजनीतिक संस्कृति जैसे जैसे हावी होती चली गई और फिर एक बाजार की संस्कृति आई आर्थिक उदारवाद के नाम पर, और उसने कारोबार संस्कृति को और अपने निजी फायदों को सबसे इतना आगे रख दिया कि संस्कृति और साहित्य के सवाल समाज से भी दूर हो गए और फिर राजनीति से तो दूर हो ही गए। जो सच है समय का, उसकी अंकन की क्षमता सभी साहित्यकारों की नहीं होती, ये तो पुराना सच है। पुराने समय में भी दरबारों में कुछ ऐसे राज कवि होते थे जो अगर राजा हार भी जाए तो उसकी विरुदावली लिखने में उनको संकोच नहीं होता था, उस हार को भी जीत के अंदर में पेश करते थे। ऐसे ही आज भी कुछ साहित्यकार ऐसे जरूर हैं जिनको तुकबंदी की गलतफहमी है, वो कुछ कहानियां भी लिख लेते होंगे, उपन्यास जीवनियां भी लिख लेते होंगे, लेकिन अगर आप इस समय साहित्यकारों को देखें तो चाहे तस्लीमा नसरीन हो बांग्लादेश में, चाहे सलमान रश्दी हो इंग्लैंड में, चाहे वीएस नायपॉल हो, चाहे अरुंधति रॉय हो, आज तो साहित्य में अगर आपने आलोचना का रंग मिलाया तो देश निकाला उसकी पहली कीमत हो जाती है, राष्ट्रीयता आपकी खतरे में पड़ जाती है, नागरिकता आपकी खतरे में पड़ जाती है। और अगर आपने देश में रहने की हिम्मत की और राजा का दिया हुआ प्रलोभन आपने वापस कर दिया, पुरस्कारों को वापस कर दिया, तो आप पर हमले होने की संभावना है, खतरे की संभावना है, शारीरिक क्षति की संभावना है। तो साहित्यकार होना आज अपने आप में बहुत कठिन काम है, क्योंकि साहित्यकार को सच का अंकन करना है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब फ्रांस में विद्यार्थियों ने विद्रोह किया 60 के दशक में और उनका एक छोटा सा पर्चा निकलता था, उसको फ्रांस की सरकार ने राष्ट्रपति देगाल ने बैन कर दिया, तो उस समय के सबसे बड़े साहित्यकार उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये अखबार को बंद करना तो गलत है, मैं कल इस अखबार को खुद छपवा करके खुद बांटूंगा। वो बाहर निकले पेरिस की सड़कों पर, अखबार बांटते। तो पत्रकारों ने देगाल से पूछा कि आपने लड़कों को तो बंद कर दिया अखबार छापने के आरोप में, ये सार्त्र रात सवेरे अखबार बांट रहे हैं, आपने उनका कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए लड़कों की बात अलग थी, सार्त्र फ्रांस है और फ्रांस को मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसा साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जिस समाज में होगा उस समाज में स्वतंत्रता, न्याय, मर्यादा, मानव की गरिमा बनी रहेगी। अब जो आज का समय है, इस समय लोग घबराए घबराए घूम रहे हैं
क्योंकि साहित्यकारों से मिलते ही वो तो अपना अंदाज बदलेंगे नहीं, वो अपना तेवर बदलेंगे नहीं। उनकी चौपाइयाँ, उनके दोहे, उनके शेर, उनकी गज़लें आपको बहुत चोट करेंगी, चाहे वो राहत इंदौरी का हो और चाहे इस समय के और लोगों का हो। तो अभी का जो समय है, ये धुंध का समय है। इसमें साहित्य रोशनी पैदा कर रहा है और धुंध में जिसको अंधा चल रहा है, उसके लिए रोशनी खतरनाक है और इसलिए वो राष्ट्रद्रोह भी हो जाती है। लेकिन आपने इमरजेंसी का को याद होगा, हम सब विद्यार्थी थे उस समय, कुछ ही कविताएं सामने आई, लेकिन जो आई वो देश के चेहरे पर एक बिंदी की तरह से सजती हैं। जैसे धर्मवीर भारती की मुनादी है, उन्होंने जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखा, इंदिरा जी के बारे में लिखा और उसके बाद इंदिरा जी खुद शासन में आई, लेकिन धर्मवीर भारती की मुनादी अपनी जगह पर बनी हुई है। ऐसे ही आज ये हमारी अग्नि परीक्षा का समय है। राम से भी भूल हो गई थी, उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा का दुस्साहस किया था। ऐसे ही आज के राजा साहित्यकारों की अग्नि परीक्षा की कोशिश कर रहे हैं, अपने पुरस्कारों से, अपने सम्मान से, अपने प्रतिष्ठानों से उनको आतंकित कर रहे हैं। उनको लाभ, लोभ और भय, ये दो प्रवृत्तियां हैं और जो लोभ और भय दोनों को जीत गया वो कबीर की बिरादरी का साहित्यकार हो जाएगा। आनंद जी, क्या ये एक दूसरी संस्कृति की स्थापना, प्रतिष्ठा करने की कोशिश में मौजूदा सत्ता तंत्र जो संस्कृति है उसको नष्ट भ्रष्ट करके ये काम करना चाहता है? ये जो आपने पूरा सिलसिला बताया कि जो धमकाने की प्रक्रिया चल रही है, देशद्रोही घोषित करने की प्रक्रिया कही, पाकिस्तान चले जाओ का जुमला बार बार दोहराने की प्रक्रिया है, क्या ये इसलिए है कि ये जो साहित्यकार है या ये जो लेखन और संस्कृति है उसे सूट नहीं कर रहा है, उसे माफिक नहीं बैठ रहा है, वो एक दूसरे तरह की संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए ये सारा एक शत्रुता का भाव पूरे वातावरण में दिखता है? जी बिल्कुल सही है ये बात। जी आनंद जी 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 देखिए मुकेश जी और राजेंद्र जी, इस समय कोशिश हो रही है देश में भय की राजनीति, चुप्पी की संस्कृति, और भारत जाति व्यवस्था के कारण, पुरुष प्रधान सत्ता के कारण, विदेशी राज के कारण, गरीबी के कारण चुप्पी में जीने वालों का देश रहा है। ये तो आज़ादी के आंदोलन में बंगाल के विभाजन के विरोध से शुरू होकर भगत सिंह शहादत, भारत छोड़ो आंदोलन, एक बोलने वालों का देश बना। अभी तो हम बोलने का संस्कार पा ही रहे थे और फिर आप हमको चुप्पी की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे चुप रहने से सच बदलेगा नहीं। और साहित्यकारों में से कुछ लोग तो उस निर्बोध बालक की तरह से हैं जो देखेंगे तो कहेंगे राजा नंगा है, माँ चुप कराएगी, बाप चुप कराएगा, पड़ोसी जो, लेकिन साहित्यकार नहीं मानेगा। बच्चे की निर्मलता के साथ राजा को या तो कपड़े पहनने पड़ेंगे और या बच्चे का मुंह बंद करना पड़ेगा। तो बच्चे का मुंह बंद करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया भी आ गया। अभी आपकी बिरादरी के एक सज्जन को एक चैनल से हटाया गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया क्योंकि उस चैनल का चरित्र बदलने की कोशिश हुई धन बल के जरिए। देखते देखते हफ्ता 10 दिन में उनके 35 लाख से 50 लाख फॉलोअर हो गए। क्या करिएगा इस देश का जिसको स्वतंत्रता का, स्वराज का आनंद मिल चुका है, अब उसको कोई छीन नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि राजा जहाँ रहता है उसके आगे पीछे बोलने की मनाही होगी, वहां पर आप गार्ड लगा दीजिए, वहां अवांछित तत्वों को मत घुसने दीजिए। लेकिन देश तो बहुत बड़ा है ना, केरल से लेके कश्मीर तक है, इसमें कहाँ कहाँ किस किस नुक्कड़ पर आप रोकेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये आत्महत्या की प्रवृत्ति है राजतंत्र की। राजा को रहीम का मानना चाहिए, कबीर का मानना चाहिए, तुलसी का मानना चाहिए, बुला बुला करके सुनना चाहिए कि हमारे राज में कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई दुखी तो नहीं है, कहीं कोई अन्याय का शिकार तो नहीं हो रहा, जिससे आपका राज चमकेगा। इसमें साहित्यकार का कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा, आपका ही बनेगा अगर आप साहित्यकारों का सम्मान करेंगे। राजन जी, ये तो ठीक है कि एक खास तरह की राजनीति साहित्य और संस्कृति पर हमला कर रही है, लेकिन और वो उनकी प्रवृत्तियां और उनकी विचारधारा वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो जो लोकतांत्रिक समझे जाते हैं, जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये संस्कृति और साहित्य के विरोधी नहीं हैं, उनमें भी अब वो चीजें नहीं रह गई हैं जहां साहित्यकारों से संवाद हो रहा हो, वो संस्कृति से जुड़े हों, कभी पेंटिंग एग्जीबिशन में चले जाते हों,
या कभी किसी लेखन पे कोई टिप्पणी कर देते हो, किसी लेखक साहित्यकार से मिल लेते हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा। वो एक परिदृश्य वो है, दूसरा परिदृश्य ये है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में नेतागण हैं, लेकिन वो भी इस तरह के संवाद में रुचि नहीं रख रहे हैं, इस तरह की चीजों में उनकी दिलचस्पियां नहीं। जी, राजनीतिक माहौल जो पिछले दिनों बदला है वो ठीक है कि जैसा आपने कहा ऐसा वाला मामला एक तरफ है, लेकिन सारे दलों में ये एक स्थिति दिखलाई देती है कि संवादहीनता साहित्य से हमें दिखलाई दी, और ये लंबे समय तक रही। हम नरसिंह राव को साहित्य के साथ जुड़ा हुआ भी देखते हैं और साहित्यिक कृतियों के अनुवादक के रूप में भी देखते हैं, लेकिन आज यदि हम देखें 2023 में, तब आप राजनीतिक दलों को देखिए, कितने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितने राजनीतिक दल हैं जो साहित्य और लेखन को साथ लेकर चलना चाहते हैं या उन साहित्यकारों से संवाद स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, वहां भी संवादहीनता की स्थिति दिखाई देती है। ये दुर्घटना हुई है हमारे साथ, और शायद ये कि जिस तरह की पौध हमारे यहाँ तैयार हुई, मैं 1975 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था तो अंबिका सोनी हो, मुकुल वासनिक हो, अरुण जेटली हो, ये लोग उस समय युवा नेता के रूप में उभर रहे थे। तो ये सारा एक ऐसी पीढ़ी धीरे धीरे उभरी जो साहित्य से कटाव की स्थिति धीरे धीरे बनती चली गई, और एक शुद्ध नेतृत्व वाली जो बात है वही रह गई। आज हम देखते हैं सारे दलों में शुद्ध नेता तो है, लेकिन वे शुद्ध नेता साहित्यकार से, सामाजिक चिंतक से कितना संवाद करते हैं, ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया, और ये स्थिति निराशाजनक है, ऐसा नहीं है। और जहां तक सत्ता का सवाल है, वहां तो जो शीर्ष नेतृत्व है वही हौसला अफजाई करता है अश्लील भाषा की, अशिष्ट भाषा की, अनपढ़ कुपढ़ तर्कों वाली जो भाषा होती है, ऐसी भाषा की शीर्ष नेतृत्व से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो उसके मुकाबले में जो समानांतर दल है, जो विपक्षी सत्ता है, विपक्षी राजनीति हमारी, उस विपक्षी राजनीति में भी वही धुंधलापन दिखाई देता है, वहां भी आशा की किरण नहीं है। ये इसको बहुत कटु सवाल है, और इससे भी हमें जूझना होगा कि कैसे हम उन सबको जोड़ें। आनंद जी, तमाम राजनीतिक दलों में बहुत सारे प्रकोष्ठ होते हैं जाति धर्मों के आधार पर, लेकिन पता नहीं मुझे कि कितने राजनीतिक दलों में साहित्य का प्रकोष्ठ है, संस्कृति का प्रकोष्ठ है, और उनकी कुछ एक्टिविटी भी है, और उसमें हमारे नेता दिलचस्पी भी लेते हैं। देखिए, अभी वामपंथी दलों में तो साहित्य का कुछ बना हुआ है, वो जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ वगैरह, वो, लेकिन उनके अंदर जो बिखराव है वामपंथियों में, मार्क्सवाद की अलग अलग धाराएं हैं, तो उससे जुड़े अलग अलग साहित्यकार हैं। ऐसे समाजवादियों का भी और सर्वोदय के लोगों का भी कुछ बचा है, लेकिन ये खुद राजनीति में कितने बचे हैं? राजनीति में तो नए तरह के लोग आए हैं जो अपराधीकरण और लोकतांत्रिकरण की अवैध संतानें हैं। इनको बंदूक का, इनको गाड़ियों का, इनको जमीन के धंधे का तो सब मालूम है, लेकिन इनको अगर आप साहित्य की तरफ ले जाएंगे तो कहेंगे साहब इसमें ना तो नोट मिलना है, यानी पैसा नहीं मिलना है, वोट भी नहीं मिलना है, तो ये साहित्य की गोष्ठी में जाके हमारा क्या बनेगा, बिगड़ेगा। संस्कार देखिए कैसे बदले हैं। हम लोग जब जयप्रकाश जी के आंदोलन के कार्यकर्ता थे 74-77 के दशक में, तो जयप्रकाश जी के भाषण के पहले फणीश्वर नाथ रेणु का भाषण होता था, नागार्जुन की कविताएं सुनाई जाती थी। राम मनोहर लोहिया जब विचारों के शिविर के लिए बुलाया जाता था तो विजय देव नारायण शाही का भाषण खुद बैठ के सुनते थे। और जयप्रकाश नारायण ने जो ऐतिहासिक सभा की इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रघुवंश ने की। आज ऐसा करना राजनीतिज्ञों के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि पता नहीं आज के डॉक्टर रघुवंश क्या बोल दें, विजय देव नारायण शाही क्या कह दें, रघुवीर साहब पता नहीं क्या बोल दें, और जो बोल दें तो उसकी हमको सफाई देनी पड़ेगी। आज जवाबदेही की राजनीति नहीं रह गई मुकेश जी, उत्तरदायित्व की राजनीति नहीं रह गई है, इसीलिए ये मुंह चुराते हैं। मैं अभी गया था पुस्तक मेले में, आप दोनों भी गए होंगे। मैं गया तो कुछ समय मैं कुछ मित्रों के साथ खड़ा था, तब तक एक बड़ा कवि जो आंदोलन का भी कवि है, बल्ली सिंह चीमा आए। देखते देखते उनके साथ सेल्फी खिंचाने की भीड़ लग गई। उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक सज्जन आए जो अभी हाल में शिक्षा मंत्री के पद से उतारे गए हैं, वो खुद भी लेखक होने का दावा करते हैं। उनके साथ 10-12 लोग भी थे, गले में रंग बिरंगा दुपट्टा डाले, लेकिन किसी ने उनकी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं निकाली, जबकि वो शिक्षा मंत्री थे। ऐसा मौलाना आज़ाद के आने पर नहीं होता।
ऐसा राम मनोहर लोहिया के आने पर नहीं होता, बल्कि राम मनोहर लोहिया तो कॉफी हाउस का कुछ समय रणवीर भारती या रघुवीर शाह या सर्वेश्वर दयाल के साथ बातचीत के लिए रखते थे और बाकी बातें स्थगित रखते थे। तो जैसा आपने अभी उठाया सवाल, ये संकोच का समय है। वो जो गालिब का है ना कि आखिर किस मुंह से जाओगे गालिब वहां पर, तो साहित्यकार के पास ये जाएंगे तो अपनी किस करनी के बारे में बताएंगे। गांधी तो कहेंगे हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया, हमने हरिजन के सवाल पर टैगोर आओ मेरे पास, और वो भी एक गान के साथ उनका बल बढ़ाएंगे। आज आपके मुद्दे क्या हैं? आज आपका लक्ष्य क्या है? स्वार्थ साधना, संतति और संपत्ति का एक तरह का मोहक आकर्षण, कंचन और कामिनी से आपका घिरा हुआ जीवन। इसमें साहित्यकार को तो चारों तरफ दुर्गंध दिखाई पड़ेगी ना। साहित्यकार तो उससे ज्यादा अच्छा है कि वो जाकर के नुक्कड़ पर गरीबों की सुने, विद्यार्थियों के बीच में बैठे, किसानों के बीच में बैठे, पत्रकारों के दुख को सुने, वकीलों का देखे, डॉक्टरों का, यानी जहाँ रोज जिंदगी जी जा रही है। ये तो एक कृत्रिम जीवन में जी रहे हैं, एक लाक्षागृह में रह रहे हैं, इसमें धन शक्ति और धन शक्ति और धन शक्ति, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। जी, तो राजन जी, अंत में मैं ये समझना चाहता हूँ जी, पिछले सवाल की कंटिन्यूटी में एक चीज जोड़कर मैं जी, जैसे वरवर राव जैसा जो कवि है वो शिष्यों के पीछे चला जाता है, जो आपने सवाल किया था, कितने राजनीतिक दल थे जिन्होंने इस दमन, इस शोषण के प्रतिकार में आगे आकर इन सब चीजों का प्रतिरोध किया। तो केवल साहित्यकार ही नहीं, जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो साहित्य से, सारे विपक्ष के नेता भी उसी तरह से तटस्थ है, बल्कि देखा जाए तो वो भी उन दमनकारी शक्तियों के साथ ही हुए यदि उनका वो विरोध नहीं कर रहे हैं। और जैसा आनंद जी कह रहे थे कि साहित्यकार यदि सुख सुविधा के दायरे में ही सीमित रह जाएगा तो वो आंच वाली कविता उसके भीतर से नहीं निकल सकती। जी, मैं प्रश्न ये कर रहा था कि क्या आपको लगता है कि एक समय साहित्यकारों को समाज भी जिस तरह से सुनता था, उससे नेताओं को लगता था कि इनकी आवाज है, अगर बाबा नागार्जुन कुछ कह देंगे, रघुवीर सहाय कुछ कहेंगे तो समाज पर असर पड़ेगा और उनकी राजनीति पर भी उसका असर पड़ेगा। क्या साहित्य ने अपनी ये धार, अपनी ये पहचान खो दी है? साहित्य की बात करें, संस्कृति की बात करें, समूचा एक जो पूरा वो है प्रकल्प है, इसको जोड़ कर देखें तो क्या वो चीज नहीं रही, इसलिए भी नेता बिरादरी उपेक्षा करना उसने शुरू किया और अब यहाँ ये नौबत आ गई? बिल्कुल ऐसी स्थिति आई है और साहित्यकार जनता के बीच में उतना स्वीकार्य आज नहीं रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण ये जरूर है कि एक दिग्भ्रम भी पैदा किया गया। जैसे उदाहरण के लिए कविता की ही बात है तो कविता में हास्य कवि सम्मेलनों, चुटकुलों के माध्यम से ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया गया है कि कविता का अर्थ ही बदल गया। तो वहां किसी क्रांति की या ऐसी चेतना की बात करना जो है वो कतई संभव नहीं है। लेकिन जहां तक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का सवाल है तो अब वो नाटक, नुक्कड़ नाटक और जो दूसरे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते थे वो नहीं संभव हो पा रहे हैं। दमन भी उनका हो रहा है, यदि कहीं छोटे बहुत होते भी हैं तो, लेकिन ऐसा उत्साह भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी सामूहिकता भी नहीं दिखाई दे रही है। अभी वो जो राठौर जो महिला जो गाने वाली है उन्होंने नेहा सिंह राठौर दिखलाया, ऐसा सांस्कृतिक कर्म भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन वो कितना हो रहा है, बहुत छुटपुट हो रहा है। जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं हैं, उन आंचलिक भाषाओं का ये सांस्कृतिक कर्म बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था। हरियाणा के कुछ हिस्सों से मैं थोड़ा परिचित हूँ कि वहाँ आजकल रागनियों के माध्यम से ऐसी क्रांति चेतना को समाज में लाने की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन के समय में पंजाबी और हरियाणा के बहुत सारे लोग साहित्यकार आए थे और उन संस्कृति कर्मियों ने जुड़कर एक परिवर्तन की गूंज उठाई। तो उसका परिणाम भी आप देख सकते हैं। जितना सफल पिछले आंदोलनों में किसान आंदोलन रहा है और कोई आंदोलन नहीं रहा, लेकिन कुल मिलाकर सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रभाव जनता में बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये कटु सत्य है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो अब आनंद जी, कैसे इन संबंधों को पुनर्जीवित किया जाएगा? कैसे फिर से एक रिवाइव कर सकते हैं उस पुरानी चीजों को? अच्छी चीजों की बात कर रहा हूं मैं, रिवाइवल हमेशा बुरा नहीं होता है। कि क्या ये चीज फिर से बन सकती? ठीक है, हमारे साहित्यकार, संस्कृति कर्मी
राजनीतिक दलों के दरबार में न जाएं, उनकी चिरौरी ना करें, लेकिन क्या दूसरा रास्ता क्या है? क्या यही रास्ता बचा है कि वो भी सड़क पर जाएं? जैसे किसान आंदोलन में शामिल हुए, वैसे दूसरे आंदोलन, दूसरे संघर्षों में शामिल हो, तभी वो एक दबाव खड़ा कर पाएंगे सत्ता पर और राजनीतिक दलों पर और नेताओं पर, तभी वो उनकी आवाज भी सुनेंगे। अभी जो साहित्यकार का दायरा है, उस दायरे को बड़ा करके जो उनका पाठक है, जो उनका श्रोता है, जो उनका दर्शक है, उसके साथ थोड़ी निकटता बढ़ानी होगी, तभी एक दूसरे की सुरक्षा हो पाएगी। ये असुरक्षा का समय है, ये आतंक का समय है, ये भय का समय है, ये दमन का समय है, ये मामूली समय नहीं है। लेकिन जो गतिविधियां आप करेंगे, छोटे छोटे दीप आप जलाएंगे, आपको पता नहीं कि उन दीपों से जाने कितने बुझे दियों में रोशनी आ जाएगी। अभी भी जब हम लोगों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होते हैं, मैं तो 70 बरस के इस पार आ गया हूँ, लेकिन युवकों के सम्मेलनों में भी जब हम जाते हैं तो दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई, अब कब के दुष्यंत कब चले गए, या मुक्तिबोध का मैं कदम उठाता हूँ हजार राहें फूटती हैं और मैं हर से गुजरना चाहता हूँ। तो बीच का जो अंतराल है, इसको भरने की ज़रूरत है। और मैं तो उदासी के क्षणों में नेहा सिंह राठौर को सुनना पसंद करूँगा। वो बड़ी रचनाकार नहीं होगी, लेकिन उसका स्वर मेरे दिल में एक झंकार पैदा करता है। मैं उस कार्टून को पसंद करूँगा जिस कार्टून में मेरे सारे अफसोस, सारी चिंता, सारी उद्विग्नता को कुछ लिखाओं के जरिए प्रकट कर दिया गया। और राजा को नहीं पसंद है तो राजा जाने, उसका काम जाने। जो मिला है, ये तो अभी राजेंद्र जी ने सही कहा और आपने भी सही याद दिलाया। आखिर सफदर हाशमी की मौत कल तो हुई नहीं थी, उनकी तो एक सरकारी पार्टी के गुंडों ने उनकी हत्या की थी। वो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे आज से 5 दशक पहले, लेकिन आज भी शमशुल इस्लाम जैसे लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और ऐसे ही रंगकर्मी हैं, ऐसे ही संगीतज्ञ हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज की हालात को समझने समझाने के लिए कबीर ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, रहीम ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, मीरा ज़्यादा प्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि वो एक साहस की शाश्वत धारा के प्रतीक हैं। दुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ये भाव उस जमाने में भी रहा होगा जब कबीर थे। आज भी बहुत सारे लोग सुखी हैं। जब तक उनके घर में आँच न पहुंच जाए तब तक उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, क्यों झंझट में पड़े। ये जो असुरक्षा भाव है, ये जो अकेलापन है, इसको तोड़ने की क्षमता साहित्य में है। और आप सभी जो कलम के भी सिपाही हैं, हम लोगों की अगली कतार के नायक हैं। आज राजनीति फिसल चुकी है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। विश्वविद्यालय या विद्या प्रतिष्ठान चुप्पी की संस्कृति गढ़ रहे हैं और जो स्थापित संस्थाएं हैं, अकादमी हैं, बाकी जगह हैं, उन पर कब्जा ऐसे लोगों का होगा जिनका साहित्य से नहीं, साहित्य की राजनीति से वास्ता है। तो ये समय एक तरह से बिखराव का है। इसमें जो भी 5 लोगों को जोड़ेगा वो हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाएगा। राजन जी, आपकी भी एक छोटी सी टिप्पणी, ये जो संबंधों को फिर से स्थापित करने की बात है, इसकी पहल कहाँ से हो? क्या ऐसे नेताओं को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो इस तरह की चीजों में रुचि रखते हैं? उनको किस तरह से और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए? साहित्यकार निकले, लोगों से जुड़े, यही रास्ता बचा है, क्योंकि ये रास्ता केवल साहित्य और राजनीति या संस्कृति और राजनीति के रिश्तों को फिर से स्थापित करने का नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संस्कृति को बदलने का भी। जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें आत्मविश्लेषण साहित्यकार को स्वयं करना होगा, अपनी भाषा और अपने व्यक्ति के रास्तों को बदलना होगा। फेसबुक वगैरह से, केवल सोशल मीडिया पर ये जाकर ये सब संभव नहीं होगा। चाहे हमें इसके लिए पोस्टर तैयार करने पड़े, चाहे हमें इसमें गोष्ठियाँ आयोजित करनी पड़े, वो तो करना ही होगा। और जहाँ तक राजनीतिक दलों का संबंध है, उसमें जहाँ इस तरह की स्थिति गुंजाइश दिखाई देती है, उसकी कोशिश करनी होगी। और कुछ दलों में ऐसी संभावनाएं हैं, पूरी तरह भले ही नजर ना आती हो, लेकिन फिर भी कुछ तो एक आशा की किरण है कि हम उनके साथ जुड़े, क्योंकि उनको भी ये, उनके लिए भी ये हितकर है। जिस बड़ी एक
शक्ति से वो लड़ रहे हैं, उनके लिए साहित्य सहयोगी ही हो सकता है, और उस सहयोग को पाना राजनीतिक दल भी चाहेंगे। इसलिए हमें राजनीतिक दलों के साथ भी संवाद करना होगा। ये संवाद सौदेबाजी का संवाद नहीं, ये संवाद होगा सही अभिव्यक्ति, सही सांस्कृतिक कर्म के साथ समाज को जोड़ने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग लेना। इसका प्रयास तो निश्चित रूप से साहित्यकार को भी करना पड़ेगा। उसको तटस्थ होकर नहीं बैठ जाना होगा, अपने तक सीमित होकर नहीं रहना उसके लिए उचित होगा। उसके लिए आज सबसे ज्यादा, जैसा आनंद जी कह रहे थे कि धुंध का जो समय है, ये जो इस धुंधले समय में बहुत प्रयास की जरूरत है। जब मुसीबत थोड़ी बड़ी हो तो ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आज ज्यादा ताकत साहित्यकार को अपनी ओर से लगाने की जरूरत है, और ये एक सामूहिक सांगठनिक कर्म से ही संभव होगा, ऐसा मेरा मानना जी, ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है, ज्यादा साहस दिखाने की जरूरत है, और ज्यादा जी। संघर्ष से जुड़ने की जरूरत है। तभी ये रिश्ता, ये पुल फिर से बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने सारगर्भित विचार रखने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी का मानना है कि समाज में एक तरफ तो एक किस्म की संवाद रति पैदा हुई है, और दूसरी तरफ संवाद का छद्म फैल गया है। ये छद्म मीडिया से लेकर संसद तक पसरा हुआ है। इस दो तरह के संवादों की वजह से एक संवादहीनता भी पैदा हुई है, जिसकी वजह से हम उन आवाजों को नहीं सुन पा रहे हैं जिनको सुना जाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। आज मैं आपसे उन आवाजों की बात करना चाहता हूं जो हमारे आसपास बेहद शोरगुल मचाती हैं, पर कई बार लगता है उनको कोई सुनता नहीं है। ऐसी आवाजों से हम घिरे हैं। आप कहीं जाइए, चौक बाजार में, किसी दुकान में, किसी बाग बगीचे में, पार्क में, बस में, ट्रेन में, स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर आवाजों का तुमिल बहुत बढ़ गया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि अब हर एक के पास फोन है, और हम फोन पर लगातार बात कर रहे हैं। एक नए किस्म की संवाद रति पैदा हुई है। सामान्य जीवन में तो ऐसा है, पर जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन है उसमें संवाद घट रहा है। बहुत सारे अखबार, खासकर हिंदी में तो बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स संवाद का छद्म करते हैं, पर दरअसल उसे भक्ति का या स्तुति का या प्रशंसा का एक संस्करण बना देते हैं। तो दरअसल संवाद नहीं हो रहा है। संसद में संवाद होना बंद हो गया, या कम से कम बंद नहीं हुआ तो बहुत कम हो गया। तो संवाद जो कि लोकतंत्र का और भारतीय परंपरा का भी एक बड़ा हिस्सा रहा है और जरूरी हिस्सा रहा है, वो इतना शिथिल और मंद क्यों हो रहा है? हमको इस पर सोचना चाहिए। आप याद करें, वेद ही एक तरह की संवाद से शुरू होता है। कस्मै देवाय हविषा, हम किस देवता की को हविष दें। तो ये जो संवाद था, और हमारा संवाद तो कालों के आर पार, देश के आर पार होता रहा है। उस संवाद को हमने इतना कमजोर, इतना अनसुना क्यों कर दिया? क्यों हम
संवाद से एक दूसरे के साथ आने का जतन अब बहुत कम कर रहे हैं। एक ऐसी विषाक्त राजनीति फैल गई है, एक ऐसी कुरुचि और संवादहीन संस्कृति विकसित हो रही है, जिसमें दूसरे से बात करना या दूसरे की बात सुनना जरूरी नहीं रह जाएगा। ये आप देखें कि 3 चीजें एक साथ हो रही। पहली तो ये कि बहुत आवाज है, बहुत लोग दूसरों से बात कर रहे हैं, तो ऐसा एक भ्रम पैदा होता है, एक छद्म बनता है, जैसे लोग आपस में बहुत बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जो जरूरी प्रश्न हैं, जो जरूरी समस्याएं हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उन पर कोई संवाद नहीं हो रहा है। न अखबारों में हो रहा है, न चैनलों पर हो रहा है, न उन संस्थाओं में हो रहा है जहां इस संवाद का होना लगभग अनिवार्य रहा है। और तीसरा एक विडंबना ये भी है कि हम न तो संवाद कर रहे हैं, न दूसरे की बात सुन रहे हैं। सुनना भी हमने बहुत कम कर दिया। तो हम बोल तो बहुत अधिक रहे हैं, लेकिन सुन बहुत कम रहे। इस सब का हमारी व्यापक संस्कृति पर, हमारे सोचने विचारने की पद्धतियों पर, हमारे लिखने समझने की विधाओं पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगर हमने सुनना कम कर दिया और हमने अगर संवाद करना कम कर दिया और अगर हमें इसकी चिंता धीरे धीरे न सताने लगी कि हमारे समय में, समाज में, देश में, संस्कृति में क्या हो रहा है, तो हम एक लगभग सांस्कृतिक सत्यानाश के कगार पर होंगे। धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे हम उसी कगार पर पहुंचते हुए देखे जा सकते हैं। और हम बड़े मुतमईन हैं कि हम चल रहे हैं, कि हमारा विकास हो रहा है, जबकि हमारा न तो परंपरा से संवाद है, न धर्म से संवाद है, न साहित्य और कलाओं से संवाद है, लेखकों का आपस में भी बहुत कम संवाद है। तो संवाद का घटना हमारी बुनियादी मानवीयता और मैं ये भी कहूं कि लोकतांत्रिकता का भी शिथिल पड़ना है। हमको दूसरों से बात करनी चाहिए, हमको दूसरों को सुनना चाहिए, हमको भरसक जो कुछ हो सके वो दूसरों के लिए करना चाहिए। ऐसी आत्मरति उचित नहीं है कि हम ही सृष्टि के केंद्र हैं। मनुष्य तो सृष्टि का केंद्र हो सकता है, सारी मनुष्यता तो संस्कृति का केंद्र हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति केंद्र नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली और अद्भुत वक्ता और अद्भुत जननायक क्यों ना हो, हम सबको अपने प्रश्न पूछने के अधिकार को, अपने असहमत होने की स्थिति को, अपने संवाद पर इसरार करने की मानसिकता को और अपने सुनने के धीरज को फिर से वापस लाने की जरूरत है। अंग्रेजी की लेखिका झुम्पा लाहिड़ी की किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स अनुवाद की कला पर एक दिलचस्प रचना है। ये किताब अनुवाद के महत्व और चुनौतियों पर गहराई से विचार करती है। एक रचना का
एक भाषा से दूसरी भाषा में कायांतरण किस तरह की रचनात्मकता की मांग करता है, इसे समझने के लिए भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। इस किताब के बारे में और जानकारी दे रहे हैं लेखक एवं पत्रकार प्रियदर्शन। नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूं झुंपा लाहिड़ी की किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स के बारे में। ये किताब बीते साल ही छपी है और इसको पढ़ना भाषा, लेखन और अनुवाद के रिश्ते के एक बड़े खूबसूरत बयान से गुजरना है। बल्कि ये सच है कि मैं झुंपा लाहिड़ी को अब तक अंग्रेजी के एक लेखक के रूप में जानता रहा था। निश्चय ही ये मेरा अज्ञान या अल्प ज्ञान है। ये इस किताब को पढ़ते हुए ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स मुझे पता चला कि वो बहुत गहरी अनुवादक भी हैं और उन्होंने इटालवी में लेखन भी किया है। वो मतलब अब उनके पास एक तरह से 3 भाषाओं की स्मृति है। वो मूलतः बांग्ला परिवार की रहीं, जहां माँ उनको वो बताती हैं कि बांग्ला की पुरानी कहानियों के ऑडियो कैसेट सुनाया करती थीं। उसके अलावा अंग्रेजी में उनकी सारी पढ़ाई लिखाई हुई, अंग्रेजी में उनके लेखन की शुरुआत हुई और उसके बाद 45 की उम्र में उन्होंने इतालवी को अपनाया, इतालवी सीखी, इतालवी में अनुवाद किया और अब इस समूचे अनुभव पे उन्होंने एक किताब लिखी, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं फिर दोहरा दूं कि ये बड़ी सहज, बड़ी सरस, बड़ी प्यारी सी किताब है। किताब की भूमिका में वो लिखती हैं कि अनुवाद की समस्या से उनका पहला पाला 5 साल की उम्र में पड़ा। वो याद करती हैं कि स्कूल में मदर्स डे के दिन पर वो कार्ड बना रही थी टीचर के कहने पे, और टीचर ने कहा कि अब इस कार्ड पे लिखो हैप्पी मदर्स डे मॉम, डियर मॉम, हैप्पी मदर्स डे। वो अचानक चिहुक गई। उनको लगा कि मॉम पता नहीं कौन है, मेरी तो माँ है, मैं माँ को मॉम कैसे लिखूं। इस समस्या का क्या हल उन्होंने निकाला, ये इस किताब में उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन ये बताया कि स्मृति उनका पीछा करती रही और शब्दों के साथ उनका जो आज का रिश्ता है, जिस गहनता से शब्दों को महसूस करती हैं, जिस गहनता से वो उनके बारे में लिखती हैं और अनुवाद की बारीकियों को जिस तरह वो समझती हैं, उसके बारे में बहुत ही अंतरंगता के साथ वो बात करती हैं। एक शब्द की जगह कैसे वो दूसरा शब्द चुनती हैं। हाँ, वो 3 प्रक्रियाओं की, 3 रूपकों का सहारा लेती हैं। वो बोलती हैं कि इटालियन उन्होंने क्यों चुनी, और इस क्रम में एक लेख उन्होंने लिखा है और इतालवी लेखन की मार्फत ही उन्होंने 3 रूपक चुने हैं और इन 3 रूपकों को मानती हैं कि अनुवाद की दिशा में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इन्होंने उनको थोड़ी राह दिखाई। एक रूपक वो एक स्वप्न जैसी कविता से है, जिसमें दरवाजे के भीतर दरवाजा खुलता जाता है। वो बोलती हैं कि अनुवाद और उनके शब्द मेरे लिए ऐसा ही दरवाजा है, जिनके भीतर मैं जाती हूँ तो मुझे एक और दरवाजा मिलता है, उसके भीतर एक और दरवाजा मिलता है। दूसरा रूपक वो बताती हैं ब्लाइंडनेस को, कि ब्लाइंडनेस जो है वो आपको विचार करने को मजबूर करती है। नेत्रहीनता जो है, जब कोई शब्द आपको सीधे सीधे न मिल रहा हो, कोई शब्द आपको सीधे सीधे न सूझ रहा हो, तब आप उसके बारे में, उसके विकल्पों के बारे में विचार करते हैं और कहीं एक किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। तीसरा जो रूपक वो चुनती हैं वो प्रत्यारोपण का है। उनका मानना है कि वो खुद एक प्रत्यारोपित लेखिका हैं। वो मानती हैं कि जब आप एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में प्रत्यारोपित करते हैं तो उनको जीवित करने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रत्यारोपण पर बहुत संवेदनशील ढंग से उन्होंने लिखा है। वो इस किताब में अलग अलग अनुवादों के अपने अनुभव के बारे में लिखती हैं, अनुवाद के बारे में लिखती हैं। मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्से मैं चाहूंगा बस उदाहरण के तौर पर आपको सुना दूं
ताकि ट्रांसलेशन टू इज ए डायनेमिक एंड ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो अनुवाद है एक तरह का कायांतरण, एक तरह का बदलाव है, नाटकीय और जीवंत, वर्ड फॉर वर्ड, सेंटेंस फॉर सेंटेंस, पेज फॉर पेज, until a text conceived and written and read in one language comes to be reconceived, rewritten and read in another। तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक पेज जिस तरह एक भाषा में उसकी कल्पना की गई, उसे लिखा और पढ़ा गया, वो ठीक ठीक दूसरी भाषा में उसी तरह कल्पना में आता है, उसी तरह लिखा जाता है, उसी तरह पढ़ा जाता है, तब जाकर वो अनुवाद होता है। The translator labors to find alternative solutions, not to cancel out the original, but to counter it with another version। ट्रांसलेटर को, अनुवादक को इस बात के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि वो उसके वैकल्पिक शब्दों के समाधान खोजे, किन शब्दों का वो इस्तेमाल करे। इसलिए नहीं कि उसको वास्तविक को खारिज करना है, मूल टेक्स्ट को, मूल पाठ को खारिज करना है, बल्कि इसके बिल्कुल एक समानांतर उसका एक और वर्जन लाना है। तो ये जो चीज है, ऐसे कई उदाहरण इसमें हैं जिनको देखते हुए आपको लगता है कि ये किताब है जो अनुवाद के बारे में आपकी आंख खोल रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देने का मुंह छोड़ नहीं पा रहा हूं। ए ट्रांसलेशन इम्प्लाइज ए रिलेशनशिप दैट इज एट वंस इंटीमेट एंड इम्परफेक्ट बिटवीन टू टेक्स्ट, नोशंस, रियलिटीज, मोमेंट्स। ये कितनी गहरी बात है कि एक अनुवाद दो पाठों के बीच, दो भावनाओं के बीच, दो यथार्थ बोध के बीच और दो क्षणों के बीच एक ही साथ बहुत अंतरंग और इम्परफेक्ट। देखिए, अनुवाद करते हुए इम्परफेक्ट शब्द को मैं क्या लिखूं, दागदार या कम शुद्ध, अशुद्ध, लेकिन वो एक साथ इंटीमेट एंड इम्परफेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये बात जो है वो, इसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से रखा है। इस किताब को पढ़ना, भाषा को, अनुवाद को और साहित्य को उसकी नई परतों के साथ पहचानना है। आप इसको देखिए, आप समृद्ध होंगे। शुक्रिया। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।